हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। बुक विशेष ज्ञान के इस सेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट के मन में हमेशा तीन क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पढ़े, सेकंड क्वेश्चन ये है कि कहाँ से पढ़े, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि कैसे पढ़ें। तो क्या पढ़ें, इसका आंसर तो आपको सिलेबस से पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या है, हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो सिलेबस है उसको स्टडी करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि कहाँ से पढ़ें, इसके रिसोर्सेज क्या हैं, तो उस सिलेबस से रिलेटेड आपको बुक्स, कौन से बुक्स प्रीफर करने हैं, नोट्स कहाँ से लेने हैं, तो ये आपको उससे पता चल जाएगा, जिसके बारे में मैंने बताया था एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कि एनसीईआरटी बुक का इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन में सहायता करता है। और थर्ड क्वेश्चन है कि हम कैसे पढ़ें। तो इसी से रिलेटेड है मेरा आज का ये वीडियो सेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी बुक का जो स्टडी का जो तरीका है उसको हम कैसे अपनाएं, हम एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें, इसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक की इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, इसका क्या क्या रीजंस है। तो आप, इसका लिंक है मेरे पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको रेफर करके देख सकते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंस। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसके स्टडी का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक्स की इफेक्टिव स्टडी की हम बात करें तो एनसीईआरटी बुक का सबसे एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एनसीईआरटी बुक को मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि एक प्रिसाइज और बुक रहा है, इसमें कंटेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज रहते हैं। और ये जो बुक है, अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये बुक आपको शब्दार्थ नहीं भावार्थ बताता है, यानी कि ये आपको समझाता है टॉपिक को, नहीं कि आपको टॉपिक को याद कराता है। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि व्हाट इज इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी क्या है? इफेक्टिव स्टडी का मतलब हमारे भावार्थ से, अगर हम किसी टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं, उसको याद करने की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा हम समझ रहे हैं कि हमारे जो टॉपिक, जो कंसेप्ट है वो सीधे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी। यानी कि अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज कॉल्ड इफेक्टिव स्टडी। अगर हम टॉपिक को समझ रहे हैं तो समझिए कि हमारा स्टडी जो है एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इफेक्टिव स्टडी का मतलब क्या है? इफेक्टिव स्टडी का मतलब है कि नो द जीस्ट ऑफ कोड वर्ड्स। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें जो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका समरी क्या है, क्या कहना चाह रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड है कि स्टडी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टॉपिक। मान लीजिए कोई भी प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं, थर्ड न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, या आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपकी इफेक्टिव स्टडी हो रही है। थर्ड है कि फिगर आउट द मॉडल ऑफ टॉपिक। जब आप टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका मॉडलिंग कीजिए, उसको पता कीजिए कि क्या है, इसका कैसे लिंकिंग है, एक टॉपिक क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है। तो ये अगर आपको समझना है और ऐसे इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि इफेक्टिव स्टडी के डायरेक्शन में आपकी स्टडी चल रही है, न कि आप किसी टॉपिक को याद कर रहे हैं। और थर्ड है रिमेंबर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपकी इफेक्टिव स्टडी है तो लास्ट में क्या है कि देखिए सब कुछ डेटास हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे अनुच्छेद के बारे में आप पढ़ रहे हैं संविधान में, तो अब किस अनुच्छेद में क्या डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं, जो डेटा हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो मैंने इस बताया कि इफेक्टिव स्टडी सबसे पहले की बहुत ही इंपॉर्टेंट से उसका हमको भावार्थ समझ के किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। और इफेक्टिव स्टडी आप कर रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए मैंने 4 रीजन बताया। नो द जीस्ट ऑफ द कोर वर्ड्स, स्टडी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टॉपिक, फिगर आउट द मॉडल ऑफ टॉपिक, रिमेंबर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये रहा कि व्हाट इज इफेक्टिव स्टडी और हमें किस किस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक का मैंने इंपॉर्टेंस बताया था कि एनसीईआरटी बुक इफेक्टिव स्टडी के लिए काफ़ी इसका योगदान है। तो एनसीईआरटी बुक के जो रीडर हैं वो 2 तरह के रीडर हो सकते हैं। एक हो सकते हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स, दूसरे हो सकते हैं जॉब एस्पिरेंट्स। तो एकेडमिक स्टूडेंट्स के पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए एनसीईआरटी बुक का, उसका क्या होना चाहिए, उसका क्लास एंड चैप्टर वाइज होना चाहिए। मान लीजिए आपको 6th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं
तो 6 का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही अगर किसी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी कुछ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है या जेई आईआईटी जेई का एग्जाम हो गया, तो उसमें आपको पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना है तो पहले 6 का ज्योग्राफी पढ़िए, फिर 7 का पढ़िए, फिर 8 का पढ़िए, तो वो बेटर तरीका है। और अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आप 7th में पढ़ रहे हैं तो 7th में पढ़ रहे हैं तो आप 8th 9th की ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, आप 6th और 7th की ही पढ़ेंगे। तो उसमें क्लास क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज आपको स्टडी करना होगा। तो एनसीईआरटी बुक जो पढ़ने का दो तरीका हो सकता है, एक होता है क्लास चैप्टर वाइज, दूसरा हो सकता है सब्जेक्ट वाइज। तो चैप्टर वाइज उसके लिए है जो कि एकेडमिक में है, यानी कि किसी क्लास में है उसके सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमें स्टडी एनसीईआरटी बुक की स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए जो फैक्ट्स हैं वो क्या है। पहले तो एनसीईआरटी बुक या एबीसी को बोला जाता है, एबीसी बुक्स बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये फंडामेंटल्स इसमें अच्छे से समझाया जा रहता है और किसी भी टॉपिक का ये बेस है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है। और ये इसको बोलते हैं कि अगर आप सपोज जी यूपीएससी का तैयारी करते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें जीएस के लिए, स्टैटिक जीएस की हम बात करें, तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक जो है एक स्तंभ की तरह काम करता है। फंडामेंटल जो बेस तैयार होता है वो एनसीईआरटी के माध्यम से होता है। पहले इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है रीड फर्स्ट एनसीईआरटी देन जंप टू एडवांस बुक। पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद कोई भी रेफरेंस या एडवांस बुक को प्रेफर कीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि यूज हाइलाइटर और फोटोकॉपी ऑफ बुक। देखिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक फोटो कॉपी करा लीजिए, या उस चैप्टर का आपके पास डुप्लीकेट कॉपी हो फोटो कॉपी के फॉर्म में, जिसमें आप मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट्स को। नहीं तो दूसरा तरीका है कि बुक में भी आप लाइटर का यूज करके उसको मार्क कर सकते हैं। तो हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए। और फोर्थ जो पॉइंट है, फोकस ऑन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका इनपुट सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो सही टाइम पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या पढ़ना है उस समय में ये आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और 7th क्लास के जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, हम एग्जाम्पल की तरफ बताना चाहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के टॉपिक देखें तो सिलेबस से पहले उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिलेबस में हमको पढ़ना है अर्थ के बारे में और आप इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो वो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट होगा। इसलिए हमें सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में को ध्यान में रख के हमको फोकस करके स्टडी करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कि स्टेजेज ऑफ स्टडी। जो एनसीईआरटी बुक का जो स्टेज होगा वो कैसे पढ़ना है, किस स्टेज में क्या करना है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसका चार स्टेज है। पहला स्टेज है एक्सेप्ट द टॉपिक। मतलब अगर आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप ज़्यादा चिंतित मत होइए कि हमको सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक बार एक्सेप्ट कीजिए, इस पर एक सरसरी निगाह से एक बार उस टॉपिक को पढ़िए। उसके बाद उसमें जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उसको हाईलाइट कीजिए, उस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। इस स्टेज में जब एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो सेकंड स्टेज में आपको यही करना होगा कि अब आपको देखना है कि इसमें आपने एक बार तो हाईलाइट कर ही दिया कि जो पॉइंट आपको फर्स्ट स्टेज में समझ नहीं आए, अब उस एक एक टॉपिक को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसमें एक टॉपिक या एक चैप्टर एक बार पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक बार पूरा चैप्टर पढ़ गए। टॉपिक को पढ़िए और उसमें देखिए कि हाँ इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर उसका नोट्स बनाना शुरू कीजिए। कि नोट्स प्रिपरेशन का जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज में। फर्स्ट बार पढ़ते समय आप नोट्स नहीं बनाइए, और सेकंड स्टेज में आप टॉपिक को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसका नोट्स बनाइए और एक टॉपिक या एक चैप्टर एक बार में पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये टॉपिक हमको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। थर्ड स्टेज है कि सिमिलर टू फर्स्ट स्टेज एंड चेक द रिजल्ट। थर्ड स्टेज क्या है कि फर्स्ट स्टेज की तरह एक बार आप सेकंड स्टेज में समझ गए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए, उसके बाद देखिए कि हाँ मुझे अब एक बार आपको एक्सेस करना है, यानी कि सरसरी निगाह से एक बार टॉपिक को देखना है और ये आपको अनुमान लगाना है कि क्या मुझे समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप
आपको सेकेंड स्टेज में कुछ कमी रह गई है, उसको पूरा करने की जरूरत है। तो इसमें दूसरा ये है, अगर कोई टॉपिक थर्ड स्टेज में समझ में एकदम ही नहीं है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। डोंट स्किप द टॉपिक विदाउट अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि थर्ड स्टेज में आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचना चाहिए जो कि उसका कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज क्या है? कनेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विद फंडामेंटल कंसेप्ट। अब मान लीजिए कि आप टॉपिक पढ़ गए, अब जैसे कि अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि आप अर्थक्वेक के बारे में अच्छे से पढ़ गए हैं, और अर्थक्वेक अगर घटना होती है, अर्थक्वेक होता है, तो फिर आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ क्या कंसेप्ट है, तो उसको रिलेट कीजिए। या किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिकल एग्जांपल से, अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी अगर आप कोई कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो उसको प्रैक्टिकली रिलेट करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद रिवीजन। फोर्थ स्टेज में ये रिवीजन का स्टेज है, इसमें आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने की जरूरत है, और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि इसकी रिवीजन टाइम्स कितनी होनी चाहिए। अगर अगर आपके माइंड बहुत ही सही है, आपने अपने सारे टॉपिक को सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करा दिया है और आपको याद हो गया है, समझ में आ गया है, तो आपको रिवीजन की कम जरूरत है, लेकिन आपको रिवीजन मस्ट है। रिवीजन तो करना ही करना है, और कितना बार करना है ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूं और सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, पढ़ने का जो एनसीईआरटी बुक का तरीका है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसका भावार्थ समझ में आना चाहिए। यानी कि जो स्टडी होनी चाहिए वो एक इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। इफेक्टिव स्टडी के बारे में बताया कि आपको टॉपिक समझ में आनी चाहिए। अगर आपको एक बार टॉपिक समझ में आ गई तो आप किसी तरह से क्वेश्चन आए उस टॉपिक से, आप उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इफेक्टिव होना, स्टडी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस टॉपिक में बताया कि एनसीईआरटी बुक्स के स्टडी के क्या क्या स्टेजेज होंगे, क्या क्या आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने नोट्स के संबंध में बताया कि अगर आप मान लीजिए कि आपको नोट्स का प्रिपरेशन करना है, तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट स्टेज में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, ये गलती आप कभी मत कीजिए। पहले एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाइए, फिर सेकेंड टाइप में आप जब पढ़ेंगे तो आपको उससे बेटर समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपने बहुत सारे कंसेप्ट को समझ लिया है। तो सेकेंड स्टेज में आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप जो कंप्लीट टॉपिक को समझिए और उसके बाद नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो होप आपको थोड़ा सा गाइडेंस जरूर ही मिला होगा कि कैसे हमको एनसीईआरटी बुक को इफेक्टिव स्टडी करना है। और इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियो मिलते रहे। और फोकस होके स्टडी कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू ऑल।